चलिए भाई, तो लास्ट जो हमारा पॉइंट कंप्लीट हमारा चल रहा था कि कभी कभी नॉन ओनर भी सेल कर सकता है। ठीक है, तो हम एक्सेप्शंस पढ़ रहे थे और उसमें हमने कहा कि कब कब एक नॉन ओनर सेल कर पाएगा। पहला रीजन, जब बाय स्टॉपिल आपका कोई मान ले आपको ओनर या आपका एजेंट आपके बिहाफ पे कर पाएगा। सेवरल जॉइंट ओनर्स में से अगर एक जॉइंट ओनर के पास चीज रखी है तो वो कर पाएगा। और वॉइडेबल एग्रीमेंट के अंदर किसी ने अगर सेल कर दिया और खरीदने वाले ने गुड फेथ में लिया है तो भी ये एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इन चारों चीजों में जो हम सब में कॉमन चीज लेके चल रहे थे वो थी गुड फेथ। ठीक है, जब तक गुड फेथ साबित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो गुड फेथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। वॉइडेबल के बाद हमारे पास और कौन सा तरीका है जिसमें नॉन ओनर सेल कर पाएगा। इसमें ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाला पॉइंट है, इसको दोनों को आप एक साथ मतलब हम एक एक करके देखेंगे, पर दोनों रिलेटेड हैं। तो इन दोनों का जो सीक्वेंस है वो हमको एक जैसा बनाना है। तो पहले चल रही है यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि सेल बाय द सेलर। सेलर सेल कर रहा है इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर सेल। सेल हो चुकी है और सेलर उन गुड्स की सेल कर रहा है। ये क्या पोजीशन है, थोड़ा सा सिचुएशन बनाते हैं और सिचुएशन वाइज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सिचुएशन देखिएगा कि कैसे एक सेलर सेल हुई चीजों को सेल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी, देखिए ये ए है, ये सेलर है और एक बी बायर है। अब हो क्या रहा है कि इस सेलर ने बिल बनाकर इस बायर को दे दिया है और बायर ने पेमेंट भी कर दिया है। तो इसका मतलब सेल हो गई है ना भाई। तो ओनरशिप किसकी आ गई है, बायर ओनर बन गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना गुड्स अभी भी सेलर के पास ही रखे हुए हों, गुड्स अभी भी यही इसी के पोजीशन में हो सकता है। इसने कहा हो कि जी मैं थोड़े दिन बाद भिजवाऊंगा या मेरा ट्रक आएगा उस पर लोड कर दूंगा, जो भी इसने बोला। 30 मैं एक डेट भी लिख देता हूं इसमें, 25 जुलाई को आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और बी को ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया है। लेकिन इसने बोला है कि जी मैं 29 को आपको गुड्स भिजवाऊंगा, तो अभी गुड्स इसी के गोडाउन में रखे हैं। क्या ये पोजीशन क्लियर है। अब क्या होता है, अब ये तो सोच रहा है कि जी मैं 29 को गुड्स भिजवाऊंगा। इसी बीच में ए का एक और कस्टमर आता है उसके पास एक्स, और वो एक्स जो है वो बोलता है जी बताइए आपके पास सर क्या क्या प्रोडक्ट है। तो ए उसको अपने गोडाउन में लेके जाता है। उन्होंने कहा सर देखिए इतने सारे प्रोडक्ट मेरे पास रखे हुए हैं, आपको कौन सा पसंद है बताइए। तो ये एक्स जो है ना, इसको जाते ही जो एक साइड में गुड्स रखे हुए हैं, ये वाले गुड्स जो उसने सेल कर दिए हैं, उसने जाते ही बोला सर ये वाले गुड्स बड़े अच्छे लग रहे, ये वाले दे दीजिए। तो बताइए एक अच्छे और बढ़िया सेलर को क्या बोलना चाहिए, सर ये गोडाउन में ये वाले गुड्स मत देखिए, ये वाले गुड्स तो सेल हो गए हैं, ये तो भैया जो बंदा है वो उसको पहुंचाने हैं बस मुझे, इसके अलावा कोई और देखिए। ठीक है, वही बोल रहा है अरे सर और भी हैं देखो तो सही, आप बता नहीं रहा। तो इस इतने में एक्स बोलता है, उन्हें कहा सर देखो अब तो गुड्स पसंद आ गए, आप तो रेट बताओ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मैं इससे ज्यादा रेट दे दूंगा जो आपका एमआरपी है, बट मुझे गुड्स यही चाहिए, मुझे तो इनका डिजाइन पसंद आ गया। ठीक है, तो एक्स ने कहा कि ए से कि भाई कितने के बताओ तो सही। उन्हें कहा सर 100 रुपए पर पीस के हिसाब से बेचता हूं मैं इसको। उन्हें कहा नो टेंशन में 120 में लूंगा, बोलो देते हो। अब ए के दिमाग में लालच आ रहा, उन्होंने कहा यार ये तो बैठे बिठाए उधर तो मैंने बी को 100 में दिए और ये अभी के अभी बोल रहा है कि इसके 120 रुपए दे दूंगा। ठीक है, तो अब इस ए का माइंड क्या कह रहा है कि एक काम करते हैं, ये वाले गुड्स तो अभी इस एक्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, और उस बी को बहाना लगा देंगे कि सर 2 दिन ज्यादा लगेंगे, दोबारा इन गुड्स को मंगवाएंगे और फिर बेचेंगे उसको। ठीक है, तो जो गुड्स बिक चुके हैं उन्हीं को ये ए वापस से रीसेल कर रहा है एक्स को। यहां तक कहानी समझ में आ गई। ठीक है, तो एक्स को गुड्स रीसेल हो रहे हैं बाय ए, जिन गुड्स का वो पहले सेल कर चुका है। तो यहां पे बिना पढ़े बताइए कुछ नॉन ओनर वाली बात हो गई क्या। कौन है नॉन ओनर, ए। अरे भाई जब तो गुड्स बी को बेच चुका है तो ओनर तो वो है, वो बेचे अगर किसी एक्स को बेचना है तो ए भाई साहब आप नॉन ओनर होते हुए भी यहां पे सेल कर रहे हो,
तो गलत कर रहे हो ना। लेकिन फिर से आ जाइए एक्स के ऊपर। अरे भाई एक्स को क्या पता कि तुम्हारे गोडाउन में रखे हुए गुड्स किसी को तुम बेच चुके हो, तो वो तो किसमें खरीद रहा है, वो तो गुड फेथ में ले रहा है भैया। तो अगर कल को उसने साबित कर दिया कि सर किसी के गोडाउन में अगर गुड्स रखे होंगे तो मैं क्या मानूंगा कि ये नहीं बिके हैं, और अगर बिक गए थे तो ये भाई साहब मुझे बता देते, नहीं तो मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, तो ये गुड्स तो मैं रखूंगा। इनका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये उसका पूरा करें, उसको कंपनसेशन दें। यहां पे बेटर टाइटल क्रिएट करेगा एक्स, भले ही ए नॉन ओनर था। तो कंडीशन क्या बन गई, ऐसा सेलर जिसने पहले से गुड्स सेल कर रखे हो, अगर वो फिर से उनको रीसेल कर दे, ठीक है, और लेने वाले ने गुड फेथ में लिया हो, तो ये बिल्कुल वैलिड सेल होगी। ठीक है, अब इस प्रोसेस को पढ़िए एक बार, यहां से पढ़िए इसका एक बार पॉइंट पढ़िए। वही देखो सेम वर्ड आ गया हमारे पास, बायर एक्टिंग इन गुड फेथ विदाउट नोटिस। उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो चुका है, और इसके लिए आपको 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन पढ़िए भैया, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, सेलर के पास पोजीशन होना चाहिए। अगर पोजीशन ही नहीं होगा तो ये काम गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, और ये पोजीशन एज अ सेलर नहीं है, एज अ हायरर और एज अ बेली है। अरे भाई गुड्स तो बिक चुके हैं, तुमने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए रखे हुए हैं, अभी तुमको तो भिजवाने हैं। तो तुम तो एक तरीके का गोडाउन कीपर हो गए, मेरे संभालने वाले, या मेरे बेली हो गए जिसको आगे जाके गुड्स वापस से रिटर्न करने हैं जिसके ये गुड्स हैं। तो तुम तो सेलर रहे ही नहीं अब। ठीक है, तो तुम्हारे पास तो गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, बस पहली चीज। दूसरा बी पॉइंट क्या कहता है देखो, क्या हो चुका है, डॉक्यूमेंट का ट्रांसफर हो चुका है किसको, बायर को, यानी कि इसका मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर हो चुका है। पोजीशन तुम्हारे पास, ओनरशिप उसके पास। और तीसरे में क्या हुआ, गुड फेथ और विदाउट नोटिस। ठीक है, और वो कौन है, देखो वर्ड देखो, सेकंड बायर। सेकंड बायर कौन, वो एक्स, जो कि अब गुड्स खरीदने आया है। उसको कोई नोटिस भी नहीं था, और उसको कोई उसने अपना काम गुड फेथ में किया। ठीक है, तो 3 वर्ड हो गए, पोजीशन, ट्रांसफर टू द बायर और गुड फेथ। हाँ जी बोलिए। हाँ, नहीं ये कह रहा है सेलर मस्ट हैव कंटिन्यू डॉक्यूमेंट और टाइटल तुम्हारे पोजीशन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे नाम से है। बिल बन गया है, बिल तुम्हारे पास रखा है, नो प्रॉब्लम, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, बिल बनना इज इंपॉर्टेंट, बिल को डिलीवर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। तो क्या जब भी सेलर के पास चीज होगी और उसकी ओनरशिप बायर के पास होगी और सेकंड बायर ने गुड फेथ में काम किया होगा, तो ये एकदम वैलिड सेल बनेगी। चलिए, इसी के जैसा एक और सेम केस आता है हमारे पास, दोनों को कनेक्ट करना। फिर से आ रहा है, देखो अब की बार ऊपर वाले को वापस से दिखा रहा हूं, दोनों को एक साथ पढ़ना। ऊपर था सेल बाय सेलर, अब की बार है सेल बाय बायर। ठीक है, तो मतलब सिर्फ सिचुएशन चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ गुड्स ओवर विच द सेलर हैज सम राइट। अब की बार बायर सेल कर रहा है गुड्स को। ठीक है, तो अब सिचुएशन बनाते हैं। सिचुएशन क्या कह रही है, सिचुएशन ये कह रहा है कि जो देखो ये ए है, ये हमारे सेलर भाई साहब, और बी हैं बायर भाई साहब। ठीक है, अब हुआ क्या है, इस पूरे प्रोसेस में अभी ए ने बी के साथ कर लिया है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है कि जी मैं आपको गुड्स सेल करने के लिए रेडी हूं। बी ने हो सकता है थोड़ा बहुत एडवांस जमा करा दिया हो, लेकिन ए उससे क्या कह रहा है, उन्हें कहा सर मैं, ये जो सेलर है ये कह रहा है कि मैं आपको बिल बना करके सारा कंप्लीट करके, आज हमारा एग्रीमेंट टू सेल तो 25 को हो गया है, लेकिन मैं बिल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके आपको 29 जुलाई को दे दूंगा। इसका मतलब अभी बिल बना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ प्रोसेस चल रही है, तो अभी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब इस बीच में क्या होता है, इसने ए ने बोला है कि सर 29 को मैं प्रोडक्ट भी भिजवा दूंगा, बिल भी भिजवा दूंगा और आप पेमेंट कर देना। ठीक है, अब बीच में क्या होता है, ए ने अगले 27 ऑफ जुलाई को
एक कॉल करता है बी को, उन्हें कहा सर एक रिक्वेस्ट है। बी ने बोला बोलिए सर। उन्हें कहा सर मेरे साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। उन्हें कहा क्या? कि जी मेरा एक ट्रक आज कोटा के लिए निकल रहा है, जिसमें मुझे मेरा फुल था वो ट्रक, लेकिन किसी ने अभी मेरा ऑर्डर रिजेक्ट किया है, तो मेरी कुछ जगह खाली है ट्रक में। तो मैं चाहता हूं कि जो गुड्स आपको भिजवाने हैं ना, वो मैं आज 27 को ही भिजवा दूं इस ट्रक में डाल के, तो मेरा ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाएगा सर। ठीक है, तो प्लीज आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपन कॉन्ट्रैक्ट तो 29 को कर लेंगे, लेकिन बस ये गुड्स रिसीव कर लेना ट्रक वाले से और आपके यहाँ रख लेना, क्योंकि मुझे भिजवाने तो है ही से। ठीक है, तो बी ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं सर, आप एक काम करो आज भिजवा दो 27 को, और ट्रक वाले से मैं गुड्स लेकर और अपने गोडाउन में रख लूंगा। तो होता क्या है, 27 को गुड्स आ गए कोटा और बी ने उनको अपने गोडाउन में रख लिया। तो बताओ बी के गोडाउन में रखे होने से क्या गुड्स बी के हो गए? अभी गुड्स पे अब उल्टा चल रहा है, देखो पहले गुड्स पे पोजीशन था सेलर का पहले वाले केस में, इस वाले में गुड्स में पोजीशन आ गया बायर का, लेकिन विदाउट सेल। अब इस पूरी कहानी को जो लास्ट वाला पॉइंट था स्विच कर दो। अब क्या होता है, अब एक बी का कस्टमर आता है उसके यहाँ पे एक्स और बोलता है दिखाइए सर आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो बी अपने गोडाउन में लेके जाता है और दिखाता है सर देखिए इतने सारे प्रोडक्ट मेरे पास हैं। तो गोडाउन में जो नया आइटम रखा हुआ है वो इस एक्स को पसंद आ जाता है, वो न्यू डिजाइन इसको पसंद आता है, जो अभी अभी कहाँ से आया है, सेलर के यहाँ से आया है, लेकिन उसका बिल अभी आपका बना नहीं है, आपने पेमेंट किया नहीं है, आपको ओनरशिप ट्रांसफर हुई नहीं है। अब ये एक्स कहता है जी, उन्हें का सर गुड्स तो यही चाहिए और कुछ नहीं, भले आप पैसे ज्यादा ले लो। ठीक है, अब बी कह रहा है यार ये तो गुड्स अभी अपन ने खरीदे भी नहीं है और ये भाई साहब तो लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो इसने कहा कि मैं तो आपको 100 की जगह 120 रुपए पर पीस दे दूंगा। तो बी को भी लालच आ गया, उन्होंने कहा जी अभी तो बेचो, बाद में देखते रहेंगे कितने का बिल बन के आएगा, क्या होगा, उससे लड़ाई करना है क्या करना है, वो बात की बात, पहले तो गुड्स सेल कर देते हैं। तो क्या बताइए इस पूरे प्रोसेस में नॉन ओनर वाला कुछ काम हो गया? बी नॉन ओनर है, बायर अब की बार नॉन ओनर है और वो एक्स को सेल कर रहा है। अब होता क्या है, अब ये बी तो ये सोच के बैठा है कि अभी 2 दिन बाद वो आएगा, बिल देगा, मैं पेमेंट दूंगा, तो चीज तो वैसे भी मेरी होनी ही है, तो बेच देता हूं जी। लेकिन क्या 29 को इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया? मतलब ये कह रहा है जी मैं इतने पैसे दूंगा, वो कह रहा है इतने ही देने पड़ेंगे, इतना आपका खर्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया, इन दोनों के डिस्प्यूट हो गए और डिस्प्यूट में इन्हें कहा जी मुझे तो नहीं बेचने आपको गुड्स, लाओ जी मेरे गुड्स वापस दे दो। अब क्या होगा, अब तो गुड्स गए। तो ऐसी कंडीशन में अब ये ए जा रहा है कोर्ट में गुड्स मांगने के लिए, तो बताइए कौन जीतेगा? एक्स। अगर वो ये साबित कर दे कि जी मैंने तो यही, अरे भाई मैं बायर भाई साहब के गोडाउन में गुड्स रखे हैं तो मैं क्या मानूंगा, इन्हीं के गुड्स हैं, या तो ये मुझे मना कर देते कि मेरे पास अभी नहीं आई है ओनरशिप, मैंने उनको ज्यादा पैसे देके खरीदे, तो मेरी क्या गलती? ठीक है, तो एक्स का टाइटल बेटर क्रिएट होगा भले बी नॉन ओनर था। ठीक है, तो यहां पे फिर से वही कहानी हमारे पास आ गई। अब देखिए, अब पढ़िए, सेम सेम पॉइंट्स हैं सारे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ऊपर वाले तीनों पॉइंट, नीचे के तीनों पॉइंट पढ़ोगे उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन में थे, उसने ट्रांसफर कर दिए और जिसने लिए उसने गुड फेथ में ले लिए विदाउट नोटिस ऑफ लियन। लियन मतलब सिर्फ यहाँ पे उसका एक कब्जा है, एक पोजीशन है, राइट ऑफ सेल उसको नहीं है। अभी भी राइट सिर्फ किसका था? ओरिजिनल सेलर का, वो उसके पास नहीं था। ये बात उसको किसको पता नहीं थी? वो जो सेकंड बायर आया है उसको पता नहीं थी। ठीक है, तो इस कंडीशन में फाइनली हमारे पास 2 पॉइंट बन के आए। अगर कोई ऐसा सेलर जिसकी पहले से सेल हो चुकी है वो फिर से सेल करे तो वो नॉन ओनर होते हुए भी वैलिड सेल कर पाएगा, भले ही खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा। अगर वो बायर जिसने अभी तक गुड्स बाय ही नहीं किए हैं और गुड्स उसके पोजीशन में रखे हैं तो वो नॉन ओनर होते हुए भी वैलिड सेल कर पाएगा, भले उसके लेने वाले ने कैसे लियो? गुड फेथ में लियो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट हो जाता है। चलिए, इसके बाद आता है जी हमारे पास सेल बाय अनपेड सेलर। अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा लाइन वाइज समझ लेंगे, बड़ा इजी सा पॉइंट है। हु इज अनपेड सेलर, पहले तो हमें ये क्लियर करना है। अनपेड सेलर कौन? अनपेड सेलर वो बंदा है जिसने सेल तो कर दी है लेकिन अभी तक प्राइस नहीं मिला, अनपेड।
उसको अपनी चीजों का पैसा अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, तो ऐसा सेल में वो अनपेड सेलर बन गया। अब पोजीशन क्या बन रही है कि सेल कर दीजिए तो इसका मतलब ओनरशिप तो मैंने ट्रांसफर कर दी, अब मैं वापस गुड्स तो लेने का हूं नहीं, लेकिन मैं कोर्ट में पैसों के लिए तो केस कर सकता हूं, जो हम आगे भी पढ़ के हैं, सूट फॉर प्राइस, वो तो मैं कर सकता हूं। तो मैं प्राइस लेने के लिए जा रहा हूं तो कोर्ट मुझे क्या बोलेगा, हाँ भाई आपने सेल तो कर दी है लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, तो आपको क्या नाम दूं, अनपेड सेलर। अब इस पोजीशन में देखिएगा, इसका केस बनाते हैं कि अनपेड सेलर कैसे सेल करेगा। देखिए यहाँ पे ये भाई साहब जो सेलर हैं, अब हुआ क्या है, कंडीशन समझे। इस ए सेलर ने बी को बिल बनाकर दे दिया है 25 जुलाई को, इसका मतलब 25 जुलाई को क्या हो गया है, सेल हो गई है, ठीक है। लेकिन इसने बी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो इस ए ने कहा सर ठीक है आप पे विश्वास है, आप ये बिल बिल तो ले जाओ, लेकिन ये गुड्स मेरे पास रखें, मेरे पोजीशन में रखें, आप पेमेंट ले आना और गुड्स ले जाना, ठीक है। मतलब मुझे क्या है, इसका पेमेंट आगे पहुंचाना होता है, तो हाथों हाथ गुड्स लेना और हाथों हाथ पेमेंट कर जाना। तो बी ने कहा हाँ सर कोई बात नहीं, आप गुड्स रख लो, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा, पेमेंट लूंगा, आपको दूंगा और अपने गुड्स ले जाऊंगा, ठीक है। तो बताइए अभी क्या पोजीशन बन गई है, सेल होने के बाद भी गुड्स किसके पोजीशन में है, सेलर के पोजीशन। अब ए ने 2 दिन बाद उसको फोन किया, आफ्टर 2 डेज, उन्हें कहा सर पैसे, उन्हें कहा बस सर 2 दिन बाद, फिर 4th डे पेमेंट, फिर किया 6th डे, वो क्या कर रहा है, टाल रहा है, बायर पैसे नहीं दे रहा। तो फाइनली ए ने बोला देखो सर या तो पेमेंट कर दो और नहीं तो मैं ये गुड्स जो है ना मार्केट में बेच दूंगा, ठीक है, मैं तो अपने पैसे वसूलूंगा, आप अगर मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो तो, क्योंकि गुड्स मेरे पोजीशन में रखे हुए। इतने के बावजूद भी बायर पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर अगर इतना नोटिस देने के बाद भी बायर से पेमेंट ना आए, तो ये इंडिया के अनपेड सेलर का अधिकार है, राइट है, कि अगर तेरे को तेरा बायर पेमेंट नहीं दे रहा और गुड्स तेरे पास हैं तो रीसेल कर दे, ठीक है, और रीसेल करके अपना पैसा वसूल, ठीक है। तो भाई आप समझना, लॉ मुझे पावर तो दे रहा है, लेकिन यह कुछ नॉन ओनर वाली बात तो हुई है ना। अरे भाई ए तो ओनर था ही नहीं, ओनर तो बी था, क्योंकि बिल बन के तो बी के पास चला गया, लेकिन क्योंकि ए अनपेड सेलर था, इसलिए नॉन ओनर होते हुए भी उसको राइट मिला कि वो इस चीज को मार्केट में सेल कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास एक पोजीशन बनी कि जब जब एक अनपेड सेलर का पैसा नहीं मिलेगा तो वो नॉन ओनर होते हुए भी इंडिया में एक वैलिड सेल कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अनपेड सेलर ऑफ गुड्स कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस रीसेल द गुड्स, ठीक है, और जो उससे परचेस करेगा उसको वैलिड टाइटल बिल्कुल मिलेगा। कल को वो बंदा आके नहीं बोल सकता अरे बिल तो मेरे नाम पे था, इन्होंने कैसे पेमेंट कर दिया, सिर्फ पैसे मांगते ही मुझसे, लेकिन क्योंकि गुड्स, हाँ उल्टा करते हैं, मान लीजिए इस सेलर के बाद गुड्स ना होते, गुड्स भी दे दिए होते उसने और बिल भी दे दिया होता, तो फिर बेचने का राइट तो खत्म ही हो चुका है, तो फिर तो एक ही राइट बचा कोर्ट जाने का और प्राइस मांगने का। पर अभी गुड्स मेरे पास है तो एक राइट मुझे एक्स्ट्रा मिला हुआ है कि मैं इन गुड्स को रीसेल भी कर सकता हूं, तो वो मैं कर दूंगा। चलिए ये हो गया हमारा 7 तरीका जिससे नॉन ओनर सेल कर पाएगा। और लास्ट तरीका आता है, लास्ट तरीके में 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और देखते चलिएगा कि इन पॉइंट्स में आप कैसे जो है सेल कर पाओगे। तो सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब ये वाला पॉइंट कहां से उठा के लाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट से। ये वाले पॉइंट तो सेल ऑलरेडी खत्म हो गए, लेकिन कभी कभी हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसे पॉइंट पढ़े हैं जहां नॉन ओनर सेल कर सकता है, वो भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। और देखिएगा क्या ये पॉइंट हम पढ़ के आए, सब आपको पढ़ा हुआ लगेगा अगर आपने पहला चीजों को ध्यान से अभी तक पढ़ लिया है तो। पहला तो हमने पॉनर पॉनी पढ़ा था, कहीं याद आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, दोबारा याद दिला देते हैं। क्या हमने बेलमेंट पढ़ा था, बेलमेंट में बेलर बेली पढ़ा था, तो हमने बोला था कि बेलमेंट में एक तरीका होता है बेलमेंट करने का, दैट इज प्लेज। प्लेज समझते हो ना, किसी को चीजें गिरवी रखना। तो मैं आपको बिना मतलब मेरे पढ़ाई में से पूछता हूँ, जब हम किसी से पैसे उधार लेके उसके पास चीजें गिरवी रखते हैं, तो उधार के बदले में उसने एक सिक्योरिटी रखवाई है हमसे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज प्लेज इन इंडिया। लेकिन ये प्लेज बेलमेंट है क्या? हाँ, इसीलिए तो लिखा है दादा।
क्या क्या लिखा है बेलमेंट में प्लेज है, मैंने ये उसको इसका आगे पॉइंट बना रहा हूं। प्लेज इज ऑल्सो अ बेलमेंट इंडिया। बेलमेंट बहुत सारे तरीके से होता है ना, हमने पढ़ा, कार को किसी को देना, बुक यूज करने के लिए देना, पैसों के लिए देना, बिना पैसों वाला देना। ऐसे ही प्लेज भी एक बेलमेंट है। क्यों है? और बेलमेंट की कहानी समझाना भैया। बेलमेंट में क्या होता है, आपके पास गुड्स आएंगे और आपको वापस रिटर्न करने हैं। तो भैया प्लेज में आपके पास गुड्स आए फॉर अ पर्पज विच इज सिक्योरिटी, और जब वो पैसे तुम्हारे वापस दे देगा तो तुम्हें गुड्स रिटर्न कर देने हैं। तो ध्यान से सुन लेना, बेलमेंट में जिनको बेलर बेली बोलते हैं, प्लेज में उनको पॉनर पॉनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब पॉनर पॉनी की कहानी समझा दूं। ए गया बी के पास, अरे प्लीज समझ लो पहले। ए गया बी के पास, जी क्रेडिट पे 2 लाख रुपए उधार दे दीजिए सर, पैसों की जरूरत है। ए गया, ठीक है, बी ने कहा सर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइए। क्या सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं आप मेरे पास? कोई भी चीज मेरे को सिक्योरिटी के दे दो 2 लाख के बराबर, मैं आपको गुड्स दे दूंगा। उन्होंने कहा हाँ सर मैं रख तो दूंगा, मेरे पास जो है ना ज्वेलरी रखी हुई है, क्या मैं वो ज्वेलरी दे सकता हूँ आपको? उन्होंने कहा वेल एंड गुड सर, लाइए आप ज्वेलरी ले आइए, अगर वो 2 लाख रुपए के आसपास की ज्वेलरी होगी तो मैं आपको उधार दे दूंगा। तो ए अपनी ज्वेलरी ला करके इसके पास रख देता है और इससे 2 लाख रुपए उधार ले जाता है। बन गया एक कॉन्ट्रैक्ट। अब बताना, जिसने ज्वेलरी रखी वो कौन? पॉनर, ठीक है, और जिसके पास ज्वेलरी रखी गई दैट इज पॉनी। पॉनर पॉनी, ठीक है। तो जो पॉनर पॉनी है उनका रिलेशन कैसा हो गया? बेलर बेली जैसा। पॉनी को जैसे ही पैसे वापस आएंगे उसे सारे गुड्स वापस रिटर्न कर देने ज्वेलरी वाले, ठीक है। अब इस पूरे केस में बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मेरे तो बिना पढ़े आप बता दोगे। क्या बताइए? जब बी पॉनी ने ये गुड्स सिक्योरिटी पे रखे थे ज्वेलरी, तो किस चीज की सिक्योरिटी थी? कि पेमेंट आना चाहिए। कल को ए बी फोन करे जा रहा है कि भाई साहब मेरा पेमेंट का ड्यू डेट आ गया, पैसे दे दो। ए पैसे नहीं दे रहा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। लास्टली बी क्या बोलेगा उसको? उन्हें कहा या तो पैसे दे, नहीं तो ये ज्वेलरी सेल कर दूंगा। इतने के बावजूद भी वो पैसे नहीं दे रहा, तो बताइए फिर बी को सेल करने का राइट मिलना चाहिए ना। लेकिन बी तो नॉन ओनर है, ओनर तो ज्वेलरी का कौन है? ए। अरे भाई मैंने तो गिरवी रखी है, बेची थोड़ी है तुमको, तो तुम्हारी सिक्योरिटी में चीज रखी है, इसके वजह से तुम थोड़ी ओनर हो गए। ओनर तो आज भी ए है। लेकिन बताइए बी को वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा सेल करने का? मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब जब आप इंडिया में किसी के पास चीज कोई गिरवी रखते हैं और आप उसका पैसा नहीं दोगे, तो इंडिया का लॉ उसको राइट दे रहा है कि नॉन ओनर होते हुए तू सेल कर दे, ठीक है। तो यहां भी एक वैलिड टाइटल क्रिएट होगा, ठीक है। पॉनी में सेल द गुड्स टू द पॉनर ऑफ द पॉनर इफ द लेटर मेक्स अ डिफॉल्ट इन हिज ड्यूज। अगर आप टाइम पे अपने ड्यूज पे नहीं करते हो तो पॉनी सेल कर देगा। द परचेजर अंडर सच अ सेल गेट अ गुड टाइटल, और जो खरीदेगा ना उसका टाइटल अपने आप बेटर आ जाएगा। कल को ये जाकर नहीं कह सकता अरे भाई साहब आपने मेरी ज्वेलरी कैसे खरीद ली, है तो गिरवी रखी हुई थी, तो वो बेचने का उसको पूरा अधिकार है। तो पहला केस बन गया पॉनर पॉनी यानी कि प्लेज का। आप इसमें चाहो तो यहां आगे लिख लो प्लेज, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये केज प्लेज का केस है। हाँ, वो भी प्लेज है ना। अगर आप बैंक में सिक्योरिटी रख रहे हो तो बैंक के साथ प्लेज हो रहा है, ठीक है। अब यही केस में दूसरा पॉइंट आता है, क्या फाइंडर ऑफ गुड्स पढ़ के आए हैं, ठीक है। हु इज फाइंडर ऑफ गुड्स? जिसको किसी की चीज रास्ते पे मिल गई है, तो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक ट्रू ओनर और एक फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है। अब बताइएगा भाई, हम पढ़ के आए इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूं। फाइंडर ऑफ गुड्स खर्चा किए जा रहा है उस चीज को संभालने पर, और एक दिन ट्रू ओनर आता है तो वो ट्रू ओनर से कह रहा है कि भाई साहब मेरे खर्चे दे दो और ले जाओ अपना ये काऊ या जो भी चीज है। तो वो बंदा कह रहा है कि मैंने कहा था कि आपसे इस पर खर्चा करने के लिए, क्यों किया? मैं तो नहीं दूंगा। तो क्या कहेगा? मैं भी काऊ नहीं दूंगा, ठीक है। और क्या हम लाइन पढ़ के आए, अगर तुम्हारा खर्चा करते करते 2/3 से ज्यादा हो जाए तो तुम भी बेच दो। तो भैया फाइंडर ऑफ गुड्स तो नॉन ओनर है, फिर भी वो तो वो वैलिड सेल कर पा रहा है, क्योंकि उसका खर्चा जिस दिन 2/3 ऑफ द वैल्यू, किसकी वैल्यू? गुड्स की वैल्यू के 2/3 से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन उसको इंडिया का लॉ राइट दे रहा है कि भले तू नॉन ओनर है पर सेल कर दे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बढ़ा रहा है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्टेन सर्कमस्टांसेस मैंने क्लियर कर दिए कि आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आपका ट्रू ओनर मिल नहीं रहा है, ठीक है।
द परचेजर गेट द गुड टाइटल। तो जो उससे काऊ खरीदेगा वो वैलिड टाइटल लेगा, क्योंकि उसका खर्चा जरूरत से ज्यादा हो गया। ठीक है, और लास्ट भी आपका पड़ा हुआ है, बताइए भाई, जब जब एक बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो उसका कौन अपॉइंट होता है? ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल असाइनी, जो आप नाम लें। तो बताइए, इंसॉल्वेंट बंदे की सारी प्रॉपर्टी बेचने का राइट किसका? ऑफिशियल रिसीवर का। बट वो तो नॉन ओनर है, ओनर तो आज भी वो इंसॉल्वेंट बंदा है, लेकिन इंसॉल्वेंट के हाथ में राइट ना आके सारा राइट किसके आ गया? ऑफिशियल रिसीवर के हाथ में। वो जिसको बेचेगा वो वैलिड सेल होगी इंडिया में, पर वो तो नॉन ओनर है, तो नॉन ओनर होते हुए भी वैलिड सेल कर पाएगा। तो देखिए, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी, यानी कि अब की बार या तो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है या कंपनी इंसॉल्वेंट होती है। तो कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो कंपनी का, और पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ तो पर्सन का। भैया दोनों की प्रॉपर्टी ऑफिशियल रिसीवर बेचेगा, और वो बेच के आपका जो वैलिड टाइटल है परचेजर उससे क्रिएट करेगा, और ये एकदम वैलिड सेल मानी जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो नॉन ओनर का पॉइंट था उसको एक बार कंप्लीट करते हैं। इंडिया में वैसे तो नॉर्मली जो ओनर होता है वही सेल कर सकता है, लेकिन कभी कभी नॉन ओनर भी सेल कर सकता है। जब जब वो एस्टॉपल से नॉन ओनर बनाओ, जब वो एजेंट से नॉन ओनर बनाओ, जब वो को ओनर वाला उसका सिस्टम हो, फिर जब वॉइडेबल में आपके पास गुड्स आए हो, फिर एक सेलर पहले सेल कर चुका है दोबारा रीसेल कर रहा है, लेकिन खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा। एक बायर जिसको गुड्स अभी तक मिले ही नहीं है, वो किसी को सेल कर रहा है, बट खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा। और एक अनपेड सेलर जिसको अभी तक उसका सेल करने के बाद पैसा नहीं मिला, लेकिन गुड्स उसके बाद रखे हैं, तो वो भी रीसेल कर पाएगा। और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्लेज में कौन ही पॉनर के गुड्स बेच पाएगा, फाइंडर ऑफ गुड्स में फाइंडर ऑफ गुड्स ट्रू ओनर के गुड्स बेच पाएगा, और ऑफिशियल रिसीवर कंपनी या इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टी बेच पाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। एक चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। जो डाउट हो देख लीजिए इसमें फटाफट।